नमस्कार दोस्तों। आज यानी 9 फरवरी 2017 का हमारा प्रीलिम फोकस न्यूज़ डिस्कशन है। उसमें से देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए, कल की ही एक न्यूज़ का आज ऐड ऑन है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की एक बेंच ने जस्टिस केहर की अध्यक्षता में कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया है जस्टिस कर्नन को। इन्होंने क्या किया था, कल हमने ये डिस्कस किया था कि इन्होंने एक तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या फिर जो बाकी सीनियर जजेस हैं उनको डिसरिस्पेक्ट किया था, उनका अपमान किया था। और इसके अलावा उन्होंने अपनी हाई कोर्ट के जजेस को भी डिसरिस्पेक्ट किया था और उनको कास्टिस्ट कहा था। कि उन्होंने कहा था कि जस्टिस कर्नन ने कि मेरे जो साथी जज हैं मेरी कास्ट के आधार पर मेरे से डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव करते हैं। उसके अलावा जो एक और इन्होंने काम किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी ट्रांसफ़र करी। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी ट्रांसफ़र करी मद्रास हाई कोर्ट से कलकत्ता हाई कोर्ट में। इन्होंने जाने से मना कर दिया। इन्होंने खुद ही अपनी ही कोर्ट में इस ट्रांसफ़र पर रोक लगा दी। देखिए कितनी बड़ी बात यह है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी ट्रांसफ़र करी, इन्होंने अपनी कोर्ट में स्टे लगा दिया सुप्रीम कोर्ट की ट्रांसफ़र पर। हाई कोर्ट के जज हैं। तो अब थोड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस आर्टिकल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देखिए बात यह आती है कि इन्होंने कहा कि मेरी कंसेंट के खिलाफ में आपने मेरी ट्रांसफ़र कर दी। तो इस आर्टिकल में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि क्या आवश्यकता है किसी जज की ट्रांसफ़र करने से पहले, क्या सुप्रीम कोर्ट को उस जज की कंसेंट लेना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल 222(1)। हमारे संविधान के हिसाब से किसी भी हाई कोर्ट के जज की ट्रांसफ़र की जा सकती है किसी दूसरे हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए। प्रेसिडेंट इस तरह की ट्रांसफ़र कर सकता है चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन से, यानी नाम होता है प्रेसिडेंट का और करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो कर सकते हैं। तो एक तो याद रखिएगा, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। करता कौन है एक्चुअली में? प्रेसिडेंट है। तो कई बार प्रैक्टिकल और बातों में आप बिल्कुल फर्क समझना इसको। जैसे यूपीएससी पूछेगी तो आप यूं मत सोचना कि चीफ जस्टिस ने करी थी। लिखा क्या हुआ है? लिखा तो प्रेसिडेंट ने हुआ है ना, नाम तो इनका चलता है प्रेसिडेंट का, साइन तो इनके चलते हैं ना। कई बार इन बातों में कंफ्यूजन हो जाती है कि जैसे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है। जैसे नॉमिनल जो एग्जीक्यूटिव है हमारे संविधान में वो प्रेसिडेंट है, और वैसे रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? वो प्रधानमंत्री है। तो कहीं आप ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इस बात को फर्क महसूस करना आपकी। अगर एग्जीक्यूटिव आ जाए तो मेन जो एग्जीक्यूटिव, अगर ऐसे आ जाए कि एग्जीक्यूटिव कौन है, प्रेसिडेंट है कि नहीं है, एग्जीक्यूटिव तो है ही है ना, नाम तो हर जगह पे उनका ही चलता है। प्राइम मिनिस्टर उनको एड एंड एडवाइस करता है, सब जगह पे नाम तो हमारे प्रेसिडेंट का ही चलता है ना। तो आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड जज केस में भी 1993 में, इसमें भी मेजॉरिटी जजमेंट में कहा कि देखिए जजेस की ट्रांसफ़र की जा सकती है और इसमें उस जज का जो कंसेंट है यानी उनकी अनुमति या फिर उनकी विल पूछना जरूरी नहीं है। और बाद में भी इस निर्णय पर मोहर लगाई। 1993 की जो जजमेंट थी देखिए वो 1970 के एक डिसीजन पर थी। संकई चंद सेठ केस और एसपी गुप्ता केस, इन दोनों जजेस के बाद में जो वर्डिक्ट आया था उनको मिला के 1993 की जजमेंट दी गई थी। और बाद में यह रीअफर्म किया गया था कि जिस जज की ट्रांसफ़र की जा रही है उसकी कंसेंट लेना जरूरी नहीं है। तो अब देखिए, अब इनको जो है कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया है। तो एक तरह में अपने आप में ये एक तरह से पहला मामला है, मतलब जज अपने ही किसी एक बिरादरी के जज पर एक्शन लेने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, क्योंकि संकल चंद सेठ जजमेंट, ये वाली जो जजमेंट है, एक सेकंड की आप यहाँ पे देखिए, ये कहाँ गया पेन, कहाँ गया, ये रहा। संकल चंद सेठ जजमेंट 1970 की, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ना तो प्रेसिडेंट के पास में और ना ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में पावर है जज को पनिश करने के लिए या फिर उनको सजा देने के लिए उनके मिसकंडक्ट के लिए। तो ये सजा है किसके पास, मतलब किसके पास अधिकार है कि अगर कोई जज गलती करता है तो उसको सजा दी जाए। तो इसको देखिए प्रीलिम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर किसी जज को रिमूव करना हो तो उसके लिए 1968 जज इंक्वायरी एक्ट है। उसमें क्या प्रोसीजर होता है इसका, लक्ष्मीकांत में अगर आप पढ़ोगे तो उसमें प्रोसीजर ये होता है कि 50 एमपी राज्यसभा के या फिर 100 एमपी लोकसभा के एक नोटिस जारी कर सकते हैं प्रेसिडेंट के नाम से कि आपको हमें इस जज को हटाना है। तो आगे स्पीकर की मर्जी होती है क्या वो इस नोटिस को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर स्पीकर एक्सेप्ट करती हैं या तो 100 लोकसभा एमपी के नोटिस अगर लोकसभा में देने होता है तो, या फिर राज्यसभा में देना तो 50 कम से कम एमपी को देना पड़ेगा। अगर स्पीकर ये एक्सेप्ट करते हैं तो उनको 3 जजेस की एक कमेटी बनानी होगी। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट भी होगा। ये 3 जजेस की कमेटी सबसे पहले देखेगी कि जिस जज पे चार्ज लगे हैं, यानी एमपी पार्लियामेंट जिसको हटाना चाहती है, क्या वो चार्ज में कुछ दम भी है कि नहीं है। अगर वो 3 जजेस की कमेटी पार्टी अगर उनकी रिपोर्ट में ये आता है कि हाँ भाई दम है बातों में, और ये जो है दो क्राइटेरिया हैं जिसके बेस पे ये जो जांच करते हैं, एक है इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर। काफ़ी देखिए वैसे तो एम्बिगुअस वर्ड्स हैं ये, इनकैपेसिटी, मिसबिहेवियर, करप्शन वगैरह के चार्ज ही होते हैं मेन तो।
अब वैसे इन पे तो काफ़ी इनकैपेसिटी हो सकती है, जैसे जस्टिस कन्नन के कई आरोप लगे, कई तरह के जुडिशरी खुद ही संज्ञान लिया है इन आरोपों का, सू मोटो नोटिस लिया है। चलिए आगे चलते हैं। मान लीजिए इन 3 कमेटीज ने पा लिया कि हाँ भाई जो जज हैं वास्तव में वो काम कर पाने में सक्षम नहीं है, तो उसके बाद में स्पेशल मेजोरिटी के तहत में उस जज को हटा दिया जाता है। तो स्पेशल मेजोरिटी होती क्या है? स्पेशल मेजोरिटी होती है कि 2/3 तो जितने पार्लियामेंट में सांसद मौजूद हैं, यानी लोकसभा का अगर केस माने तो लोकसभा के 540 एमपी हैं, तो दो अगर मान लीजिए मौजूद कितने हैं 480, तो 480 बाई 2/3 जितने मौजूद हैं उसका 2/3 और प्लस में 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। 50% मान लीजिए 540 की अगर संसद है तो इसके 50% कितने होंगे? 270 होंगे। तो 270 और इन दोनों में से जो भी आंकड़ा ज्यादा है वो माना जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी ये होती है इस केस में। वैसे एक स्पेशल मेजोरिटी और भी होती है जब स्टेट्स की कंसेंट लेनी पड़ती है, वो अलग है। इस केस में स्पेशल मेजोरिटी ये है, यानी 2/3 उतने जितने मौजूद हैं संसद में, प्लस में हाफ आंकड़ा, यानी जितने टोटल स्ट्रेंथ कितनी है लोकसभा है तो लोकसभा, राज्यसभा तो राज्यसभा, लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 540, इसका हाफ होगा 270। तो इन दोनों में से जो भी आंकड़ा ज्यादा हो वो माना जाएगा स्पेशल मेजोरिटी। उससे पास होता है तो उस जो भी जज है उसको रिमूव कर दिया जाएगा। अब फिलहाल देखिए हिस्ट्री में कौन कौन से केसेस सामने आए। हिस्ट्री में देखिए इन जजेस के केसेस सामने आए, इनको हटाने की बात थी, चाहे वो जस्टिस वी रामास्वामी मान लीजिए या फिर जस्टिस पी.डी. दिनाकरन और सुमित्रा सेन। तो इतनी डिटेल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं, इनके नाम याद कीजिएगा, तीनों के नाम याद रहना, मेंस में काम आएंगे। और प्रीलिम के लिए सब है, स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है, प्रोसीजर क्या है, ये सब बातें। तो अब चलते हैं अगले आर्टिकल की ओर। इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये मत याद रखिएगा किस पे कौन से चार्ज लगे थे, ये सब याद नहीं, बस इनका नाम याद रखना कोट करने के लिए। और एक ये याद रखना, आज तक कोई भी जज इम्पीच नहीं किया गया है हमारे पार्लियामेंट से। इनको करने ही वाले थे, इन्होंने पहले ही अपना इस्तीफा सौंप दिया, क्योंकि देखिए एक तो इम्पीच होंगे तो बेइज्जती होगी, उससे पहले ही रिजाइन दे देंगे तो अच्छा रहेगा। इनको पता लग जाता है कि इम्पीच होने वाले हैं, तो ये चालाकी खेलते हैं। अब देखिए ये न्यूज़ तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बताने के लिए है। आरबीआई का जो रीमोनेटाइजेशन प्रोसेस है वो जल्द ही पूरा होने वाला है, और अब 20 फरवरी को 2 चरणों में ये फाइनल टच इसको देने वाला है। 20 फरवरी को जो लिमिट है सेविंग अकाउंट से 50,000 रुपये कोई भी बंदा निकाल सकता है, और बाद में मार्च में 13 मार्च से इसको परमानेंट हटा दिया जाएगा। 13 मार्च को पूरी की पूरी रीमोनेटाइजेशन की जो प्रोसेस थी वो पूरी हो जाएगी, कोई भी रोक नहीं है पैसा निकलवाने से बैंक से। तो ये जो डाटा है 9.92 लाख करोड़ अभी सर्कुलेशन में आ चुके हैं 27 जनवरी तक। आगे देखिए एक थोड़ी सी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ हो सकती है। देखिए जो बिल गेट्स की फाउंडेशन है ना, हमारे जो बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट वाले अमीर आदमी जो हैं, बिल गेट्स और उनकी वाइफ मेलिंडा गेट्स, इनकी एक फाउंडेशन है, इम्यूनाइजेशन प्रोसेस चलाते हैं, यानी वैक्सीनेशन वगैरह, जैसे छोटे बच्चों को रोगों से रोग ना हो, इस प्रकार से इम्यूनाइज रहे उनकी बॉडी, उसके लिए पूरा ये ऑपरेशंस वगैरह चलाते हैं। अब देखिए हमारी भी एक हेल्थ मिनिस्ट्री की एक बॉडी है, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन। नीचे देखिए, नीचे नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन। अब देखिए जो इस बॉडी का, जो अपनी देश की बॉडी है ना, ये इस बॉडी का जो सेक्रेटरीट था ना, वो वही बॉडी काम करती थी जो इनकी बॉडी होती थी इस एनजीओ की, समझ गए? यानी सेक्रेटरीट सेम था दोनों का, क्योंकि हमें लगा कि ये एनजीओ अच्छा काम कर रहा है, तो इसलिए सरकार ने सोचा कि आप अच्छा काम कर रहे हो, सोचा कि जो बिल गेट्स के जो एनजीओ है वो अच्छा काम कर रहा है, तो हमारी जो नेशनल बॉडी है इम्यूनाइजेशन की, उसका सेक्रेटरीट आपकी जो सेक्रेटरीट है उसके अंदर में मर्ज कर देते हैं। तो पहला हमने सोचा, लेकिन अभी क्या है कि अभी हमने अलग बुला लिया। हमने कहा कि नहीं, हमारा जो सेक्रेटरीट है हमारी बॉडी का अलग होगा, और हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है आपके एनजीओ से। क्यों? क्योंकि देखिए इन पर आरोप ये लगता है कि जो गेट्स का एनजीओ है, इन पे आरोप लगता है कि इनके लिंक हैं इम्यूनाइजेशन प्रोसेस, यानी पूरा वैक्सीनेशन चलता है ना, तो किस प्रकार की दवाई दी जाए उस वैक्सीनेशन में, इनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। गेट्स की जो एनजीओ है उनके लिंक्स हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ में, यानी दवाई बनाने वाली कंपनीज के साथ में, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है कि ये तो अपनी साथी कंपनीज को ही कहेंगे ना कि इसकी दवाई आप परचेज कर लीजिए, तो इनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हमने कहा कि देखिए हम अपने आप से डिसीजन ले लेंगे, हमारा जो सेक्रेटरीट है अब नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन का, ये अलग से होगा मिनिस्ट्री के अंदर में। तो एनजीओ का आप यूज कर सकते हो एग्जाम्पल कहीं भी। एक कमेटी है जो ये देखिए सीबीआई पे एक कमेटी ने रिपोर्ट दी, आनंद शर्मा की कमेटी थी, और ये कमेटी का नाम था 85 रिपोर्ट थी, डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस लॉ एंड जस्टिस, चेयर बाय एमपी आनंद शर्मा। आनंद शर्मा कांग्रेस के एमपी हैं। इन्होंने सीबीआई के बारे में रिफॉर्म्स लाने की बात कही। सीबीआई देखिए अब फिलहाल में क्या मैकेनिज्म है, अब फिलहाल सीबीआई आती है दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंदर में, पार्लियामेंट में एक्ट पास किया गया था, उसके अंतर्गत सीबीआई को बनाया गया था।
तो अब देखिए ये कहते हैं कि देखिए सीबीआई की जो ये कमेटी ने कहा आनंद शर्मा की सीबीआई के लिए एक अलग से कानून बनाने की आवश्यकता है और इसमें से निकाल दीजिए जिसमें अभी है दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंदर में। क्यों? क्योंकि देखिए कहते हैं कि अब काफ़ी चेंज आ चुका है, सीबीआई पे काफ़ी बर्डन आ गया है और बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है इस पर, क्योंकि कोर्ट भी काफ़ी केसेस रेफर करती है सीबीआई को, स्टेट गवर्नमेंट्स भी रेफर करती हैं सीबीआई को, तो इन पे जो कार्यभार है वो काफ़ी बढ़ गया है, इनके ऑफिसर्स की वैकेंसीज रहती है। और दूसरा ये कहते हैं कि देखिए यूपीएससी को सीबीआई के लिए ऑफिसर्स लेने चाहिए और अपॉइंट सिलेक्ट करने चाहिए मेरिट बेस पे, क्योंकि अभी डेपुटेशन पे जाते हैं सीबीआई के अंदर में, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फोर्सेज है वहां से डेपुटेशन पे जाते हैं, कई बार स्टेट से भी लेते हैं, तो ये अच्छा नहीं होता, बार बार डेपुटेशन पे जाना, अच्छे से काम नहीं कर सकते सीबीआई वाले, तो यूपीएससी वालों को इनको रिक्रूट करना चाहिए। उसके बाद में देखिए ये कहते हैं कि फिर इसके खिलाफ में ये 24वीं रिपोर्ट थी, पहले भी इस तरह की बात सामने आई थी कि सीबीआई के लिए अलग से एक्ट होना चाहिए। उन्होंने बाद में डीओपीटी ने जवाब दिया था कि सीबीआई की कार्यप्रणाली अब वास्तव में काफ़ी चेंज हो चुकी है, तो इसलिए अलग से एक्ट बनाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी जो पावर्स है वो 7th शेड्यूल के अंदर में आती है, 7th शेड्यूल के अंदर में आती है, जिसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होगी, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, क्योंकि सीबीआई आपको पता है कई तरह कैसे काम करती है, एफआईआर लॉन्च करना, अब स्टेट भी कहेगी ये पावर तो लॉ एंड ऑर्डर के तहत हमारे पास में है, तो काफ़ी अब कन्फ्लिक्ट्स हैं, आसान नहीं है सीबीआई के लिए अलग से कानून बनाना। तो ये पूरा आर्टिकल था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना किया, मतलब डीओपीटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है ना। अगला आर्टिकल देखिए इंटरेस्ट रेट को लेके है, आरबीआई ने किस प्रकार से अपनी इंटरेस्ट रेट्स हैं वो सेम रखी, मेनली 3, देखिए रेपो रेट है ना, बाकी सारी जो रेट्स होती है रेपो रेट्स पे अलाइन होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेपो रेट अभी कितनी है 6.25%, और जो रिवर्स रेपो रेट है 5.75%, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.75%, तो ये 50-50 का डिफरेंस है इनके बीच में। देखिए अब होती क्या है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ 2 मिनट में, मतलब 1 सेकंड में जल्दी से बता देता हूँ आपको, 1 सेकंड तो आपका हो गया, चलो बताता हूँ। रेपो रेट देखिए ये होता है कि जब बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं सिक्योरिटीज रख के, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज रख के, तो उस चीज़ को कहते हैं रेपो रेट, और ये रेट रखी है 6.25%। इसका फ़र्क क्या पड़ता है सर? फ़र्क ये होता है कि देखिए लिक्विडिटी चेंज करने के लिए रेपो रेट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अब बैंकों के पास में पैसा चाहिए बैंकों को, तो अब बैंकों को पैसा आसान इंटरेस्ट पे मिल गया, मान लीजिए आसान सस्ता पैसा मिल गया आरबीआई से, ब्याज बहुत कम है, तो वो पैसा आगे जनता को देंगे सस्ते दामों पे, तो जनता उसे सस्ते दामों पे ज़्यादा लेगी तो मार्केट में जो है करेंसी ज़्यादा आएगी, लिक्विडिटी ज़्यादा आएगी, लोगों के पास में पैसा ज़्यादा आएगा, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन आने का खतरा भी रहता है, वैसे ग्रोथ रेट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पूरे कंसेप्ट को लिंकअप कीजिए आप। और वैसे ही रिवर्स रेपो रेट का, मान लीजिए आरबीआई के पास में पैसे ज़्यादा हो गए, तो वो क्या करते हैं, वो बैंकों से लोन ले लेते हैं खुद, तो मतलब कम हो गए, मान लीजिए वो बैंक से लोन ले लेते हैं, तो उसका ये होता है 5.7%, उसका कम होता है हमेशा रेपो रेट से। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है? देखिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है बैंक को ना आपस में कुछ जो लोन और जो ये सारी फैसिलिटी इनके पास में जो पैसे होते हैं उनका मिसमैच हो गया, मान लीजिए अर्जेंट इनको पैसे की आवश्यकता होगी, ओवरनाइट रात को पैसे चाहिए इनको क्योंकि इनका हिसाब नहीं मिल रहा, तो ये क्या करते हैं, आरबीआई को फ़ोन मिलाते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख के 1 दिन के लिए पैसे ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो हिसाब है आज हिसाब नहीं मिल रहा है हमारा, आप हमें पैसे दे दीजिए, तो आरबीआई इनको थोड़ा महंगा, यानी देखिए रेपो रेट में तो 6.25% पे देता है, इसमें 6.75% पे थोड़ा महंगा लोन ले देता है कि ठीक है भाई हम आपको लोन दे देते हैं, आप अपना हिसाब मैच कर लीजिए आज का। तो ओवरनाइट ऑपरेशंस के लिए है ये, ओवरनाइट ऑपरेशंस के लिए, समझ गए, 1 दिन का हिसाब किताब नहीं मिल रहा है तो आरबीआई को फ़ोन मिलाते हैं कि भाई हमारा आज हिसाब नहीं मिल रहा है। तो अब हुआ क्या, देखिए ये सारी रेट्स जो हमारे मॉनेटरी पॉलिसी है, लिक्विडिटी को बैलेंस बनाने के लिए इनका इस्तेमाल होता है, चाहे वो इन्फ्लेशन हो या फिर ग्रोथ रेट हो, इन सब के बीच में बैलेंस बनाने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ होता है। बनाता कौन है? देखिए जो मॉनेटरी पॉलिसी के जो डिसीजंस लेता था, पहले लेते थे गवर्नर आरबीआई के, अब इसके लिए 6 मेंबर्स की कमेटी है, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 6 मेंबर्स की कमेटी है, कौन कौन है इसमें 6 मेंबर्स? 6 मेंबर्स देखिए आरबीआई हैं, और आरबीआई की तरफ से 3 मेंबर्स आएंगे, और फिलहाल देखिए आरबीआई की तरफ से कौन कौन है, ये अरजित पटेल गवर्नर है, और डिप्टी गवर्नर है आर गांधी, और मिचेल पात्रा जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट 3 बंदों को अपॉइंट करेगी, तो 3 + 3 है, ये 3 आरबीआई के 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब यूं नहीं कि कुछ सेक्रेटरी वगैरह होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है इनको।
पम्मी दुआ और चेतन घाटे और रविंदर ढोलकिया, ये 3 बंदे सेंट्रल गवर्नमेंट के। नाम याद रखने की आवश्यकता है बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ ये याद रखिएगा, पूरा ये जो मैकेनिज्म है ये याद रखिएगा, 3+3 का कंसेप्ट। अब ये 6 बंदे मिलके मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं। तो इन्होंने ये डिसाइड किया, जो कल मीटिंग हुई थी, कि चेंज नहीं करना, इंटरेस्ट रेट्स है वो यही रखना है जो अभी हैं, जैसे रेपो रेट 6.25%, बाकी जो अलाइंड है। और अब देखिए इन्होंने ये डिसाइड किया कि डिमोनेटाइजेशन के बाद में अनसर्टेनिटी है और इन्फ्लेशन के जो है महंगाई का प्रेशर भी है, इसलिए अभी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी, इसको ईज करने की आवश्यकता नहीं है। ईज करने का मतलब क्या होता है कि सस्ते दरों पे ब्याज मिल जाए बैंक्स को, फिर बाद में वही ट्रांसमिट हो जाए जनता पे, यानी बैंक, आरबीआई बैंक को देगा, बैंक आसान किस्तों पे जनता को देगी। अब अगली जो न्यूज़ है वो ट्राई से रिलेटेड है। ट्राई ने कहा कि देखिए अगर आपको डिजिटल पेमेंट्स आसान बनानी है तो इस शॉर्ट टर्म मेजर्स जो आपने लिए हैं, मतलब कि थोड़े टाइम के लिए 1-2 महीने के लिए आपने जो ट्रांजैक्शन सस्ती बनाई है, इससे काम नहीं चलने वाला। आपको जो ट्रांजैक्शन है वो सस्ती करनी ही पड़ेगी। मतलब देखिए जनता को अगर 3 चीज़ों को फायदा चाहिए, जनता को सबसे ज़्यादा, जनता के लिए कॉस्ट सही होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए, कन्वीनियंस होनी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारे पैसा सुरक्षित है, साइबर सिक्योरिटी वगैरह जो है वो इंश्योर करे गवर्नमेंट। तो 3 चीज़ें, 3C याद रखिएगा। डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ाना है तो 3C याद रखिएगा। तो और बाद में ट्राई के चेयरमैन बोलते हैं कि देखिए ये पीओएस का कंसेप्ट होता है, आपको पता है ना, कि वो मान लीजिए ये एक पीओएस मशीन है, पॉइंट ऑन स्केल, क्या नाम होता है उसका, उसमें से देखिए हमें किसी मर्चेंट के पास में जाते हैं, हम अपना कार्ड स्वाइप करते हैं उस मशीन में, पीओएस पोस्ट मशीन में। तो अब देखिए कितना, तीनों जो कंपनीज हैं, 3 स्टेक होल्डर्स है, इसमें अपना अपना हिस्सा ले जाते हैं। हम कार्ड स्वाइप कर रहे हैं तो उनको भी पैसा चाहिए हमारे से, कि हम आपका कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो आप हमें थोड़ा बहुत पैसा चाहिए। पोस्ट मशीन यानी किसी दूसरे बैंक की मशीन में ये कार्ड स्वाइप हो रहा है तो वो कहेगा, हम आपको, वो मर्चेंट को कहेगा कि फैसिलिटी प्रोवाइड करें, हमें भी हिस्सा चाहिए। एक जो थर्ड पार्टी होती है जैसे कि वीजा या फिर ये सारे मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, ये कहते हैं कि हम पूरी ट्रांजैक्शंस को सिक्योर वे में करवा रहे हैं, हमें भी पैसा चाहिए। तो ये कहते हैं कि ट्राई के चेयरमैन, ध्यान से सुनिएगा, ये कहते हैं कि देखिए इन सबको पैसा चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए, कुछ कर तो रही नहीं है ये। मतलब एक सिर्फ एंट्री ही तो इधर से उधर करी है इन्होंने, तीनों बंदों ने, मतलब 3 जो स्टेक होल्डर्स हैं, तो किस चीज़ का पैसा इनको चाहिए, मतलब तभी तो इनकी वजह से ही तो डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो महंगी हो जाती है। ये फिर एग्जांपल देते हैं, हमारे ट्राई जो है आपको पता है ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स को हैंडल करता है, तो ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स का एग्जांपल देते हैं। ये कहते हैं कि देखिए एक जो सर्विस प्रोवाइडर, मान लीजिए एयरटेल, दूसरे सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करते हैं जैसे कि वोडाफोन, तो इसमें क्या होता है, इसमें वो एक टर्मिनेशन चार्जेस लगते हैं। टर्मिनेशन चार्जेस उतना ही होता है जितना काम होता है। इसमें तो जो ट्रांजैक्शन हो रही है, डिजिटल ट्रांजैक्शन, वर्क कुछ हो नहीं रहा और पैसा ले रहे हैं ये, तो वर्क डन पे चार्जेस होने चाहिए। तो इन्होंने क्या किया है ट्राई वालों ने, यूएसएसडी वो होता है, देखिए जो ये सस्ते मोबाइल होते हैं ना, अपने स्मार्टफोन जो नहीं होते, इसमें हम डालते हैं *123# पैसा भेजने के लिए डायल कीजिए, ये इनको कहते हैं, इस पूरे प्रोसीजर को यूएसएसडी, *99# दबा के आप पैसे भेज सकते हैं, अपने मोबाइल का बैलेंस जान सकते हैं। तो इन्होंने पैसे कम कर दिए ट्राई वालों ने, इस तरह से ये डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को बढ़ावा दे रहे हैं। चलिए पीआईबी का अगला आर्टिकल है। पीआईबी में देखिए प्रधानमंत्री ने चलाया है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, 6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स को डिजिटली लिटरेट करेंगे। इसमें खर्चा आएगा 2351 करोड़ का। डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखिएगा। जोन सा कैंपेन चलाया, 6 करोड़ हाउस होल्ड्स को इसमें लिटरेट करेंगे। इस साल 25 लाख, अगले साल 275 लाख और उससे अगले साल 300 लाख। इन सबको बेसिक जानकारियां देंगे, लैपटॉप चलाना, टैब चलाना, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स करना, इस तरह की। अब अगला पीआईबी का जो आर्टिकल है, देखिए एक स्कीम चलाई गई थी डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को बढ़ावा देने के लिए, लकी ग्राहक योजना और डिजी धन व्यापार योजना, जिसमें एक लॉटरी सिस्टम से एक ग्राहक का चुनाव होता था कि जिसने डिजिटल ट्रांजैक्शंस किया कि उसको इनाम देगा, इंसेंटिव्स देगा गवर्नमेंट उसको, लॉटरी टाइप में। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बस एक चीज़ है कि ये पूछ सकते हैं कि लकी ग्राहक योजना टाइप ये किसने चलाई थी, तो नीति आयोग ने चलाई थी। बस एक बात ये याद रखना, और ये सब नहीं कितने कस्टमर्स को कितना इनाम, नीति आयोग ने चलाई थी। इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे क्वेश्चन कि नीति आयोग ने ये स्कीम चलाई थी। अब देखिए ये न्यूज़ तो खास इंपॉर्टेंट है नहीं। एक जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज जो उमा भारती है, इन्होंने जो सेक्रेटरीज हैं उनका एक गठन किया कि मिलके आगे जो नमामि गंगा स्कीम है उस पर आगे की योजना मॉनिटर करने के लिए कि कितना काम हुआ है, क्या हुआ है इस सब में। तो ये स्कीम जो 14 दिनों में, फोर्टनाइट होता है एक पखवाड़ा 14 दिनों का, उसमें ये मिलेगी कमेटी और डिसाइड करेगी और मिलेगी, मॉनिटर करेंगे ये सारी चीज़ें। तो आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए पीआईबी की ये न्यूज़ है, ग्रीन ट्रेन कॉरिडोर्स,
ग्रीन ट्रेन कॉरिडोर्स कौन कौन से रूट बने हैं वो देख लीजिए यहाँ पर। देखिए जो भी चीज़ें 2-3 होती है ना, 2-3 जो याद रखने लायक होती है वो यूपीएससी पूछ भी लेती है। अब यही कॉरिडोर मान लीजिए 20-25 बने होते तो हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं होती, अभी तो कम ही बने हैं तो याद रखने चाहिए इनको। तो देखिए ग्रीन कॉरिडोर का मतलब ये होता है ओपन डेफिकेशन, मतलब ह्यूमन जो वेस्ट है इन कॉरिडोर्स पे नहीं मिलेगा, ग्रीन कॉरिडोर्स ये हैं। और जो टॉयलेट्स होंगे वो भी बायो टॉयलेट्स होंगे। बायो टॉयलेट्स हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन 2015 के यूपीएससी में आया था, बायो टॉयलेट्स का पीआईबी का क्वेश्चन था ये साफ साफ। तो देखिए क्वेश्चन ये था यूपीएससी का कि जो ह्यूमन वेस्ट का डिकम्पोजिशन है बायो टॉयलेट्स में, क्या वो फंगल से होता है, यानी फंगाई इनिशिएट करती है उसको? नहीं जी, फंगाई नहीं करती उसको, बैक्टीरिया करता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नीचे का ऑप्शन था क्या अमोनिया और वाटर वेपर है, क्या ओनली एंड प्रोडक्ट्स हैं इस पूरे जो बायो टॉयलेट्स की प्रोसेस में? नहीं जी, ये नहीं है, अमोनिया नहीं मिलता, इसमें मिथेन मिलती है और बायो प्रोडक्ट्स जो होते हैं और मिथेन भी हवा में उड़ जाती है। तो एक तरह से दोनों ऑप्शन इसके गलत थे, 2015 का क्वेश्चन था और डी इसका आंसर था। कॉमन सेंस लगा सकते हैं वैसे हम थोड़ा थोड़ा। इसमें कॉमन सेंस क्या, देखिए अमोनिया तो ज़्यादा खतरनाक होता है, मतलब NH3 की तो स्मेल ही काफ़ी ज़्यादा बेकार वाली होती है। और तो अब सोच के देखिए अगर गवर्नमेंट ने बढ़िया स्कीम चलाई है बायो टॉयलेट्स की बखूबी, मतलब तारीफ हो रही है, तो ऐसा तो होएगा नहीं कि स्मेल आएगी, उससे बदबू आएगी वहाँ से टॉयलेट में। तो अमोनिया तो देखिए बायो प्रोडक्ट होने से रहा। तो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगा के काफ़ी सारे ऑप्शन एलिमिनेट करके कुछ ना कुछ फ़ायदा ले सकते हैं हम। अब कॉरिडोर देख लेते हैं। चलो बायो टॉयलेट्स तो देख लिया हमने। रामेश्वरम से लेके मन्ना मदुरई साउदर्न रेलवे 114 किलोमीटर का ये रूट है। उसके बाद में है ओखा से लेके कन्नालस वेस्टर्न रेलवे का। पोरबंदर से लेके वनसा जलिया, कैसे याद होंगे, देख लेंगे एक दो बार और देख लेंगे याद हो जाएंगे। वैसे तो अभी देख लिए हो ही गए, रामेश्वर से मन्नावलाई, ओखा से कन्नालस। और उसके बाद में और भी इन्होंने दूसरे भी ये करने वाले हैं आगे, जम्मू तवी से लेके श्री माता वैष्णो देवी कटरा पिलग्रिज सेंटर ये है, तीर्थयात्री यहाँ पर जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, कॉरिडोर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आगे चलो पीआईबी की अगली न्यूज़ है। ये तो देखिए प्रीलिम के लिए नहीं है, मेंस के लिए है। रेलवे मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट सी थी, मतलब उन्होंने बताया था कि हम रेलवे मिनिस्ट्री का जो है रेवेन्यू किस प्रकार से बढ़ाने की तरफ काम कर रहे हैं। तो उन्होंने इनके बेसिक पॉइंट्स थे कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाएंगे ताकि ज़्यादा ट्रैफिक हो, एडिशनल कैपेसिटी को इंक्रीज़ करेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे और पैसेंजर इंटरफेस है उसमें इंप्रूवमेंट लाएंगे, किरायों को रैशनलाइज करेंगे, जो फ्री ट्रेड्स हैं सामान जो ढोते हैं उनमें किराए हम कम्पिटिटिव बनाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लीट आए रेलवे के पास में। और नॉन फेयर रेवेन्यू है उसमें भी बढ़ाएंगे, जैसे मेट्रो की तरह एडवर्टाइजमेंट, जैसे मेट्रो भी तो देखिए काफ़ी एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमाती है ना, रेलवे भी कमा ही सकती है। एटीएम हमने एक पढ़ा था कि अपने अगर रेलवे स्टेशन पे अगर एटीएम हो जितने ज़्यादा तो फ़ायदा ही है, बैंक को उससे किराया मिलेगा, एटीएम वालों को भी फ़ायदा है। नहीं तो एटीएम वालों को सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ता है एटीएम के लिए अलग से। रेलवे स्टेशन पे अगर एटीएम होगा तो उनको सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं चाहिए होगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। मैन पावर प्लानिंग अच्छे से करेंगे, ओवर स्टाफ है तो हटा देंगे, एसेट को अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे और फ्यूल कंजप्शन भी देखेंगे कि ज़्यादा फ्यूल ना खर्च हो। उसके बाद में देखिए एक तामरा, ये याद रखिएगा तामरा क्या है, ट्रांसपेरेंसी ऑक्शन मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स ऑगमेंटेशन। इसमें देखिए एक तरह से ये पोर्टल है और माइनिंग मिनिस्ट्री के लिए है। इसमें क्या है कि माइनिंग के जो है ऑक्शंस हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, उन सब के लिए है ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग एंड सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम वुड बी कनेक्टेड थ्रू। ये मतलब ये कुछ नहीं, माइनिंग मिनिस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी वगैरह स्थापित करने के लिए है। इससे जो माइनिंग बड़े जो ऑफिसर्स हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ देंगे और एक तरह से ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो तामरा याद रखना। क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है क्योंकि देखिए काफ़ी इस तरह के इनिशिएटिव जारी हुए हैं। तो यूपीएससी मैच द फॉलोइंग पूछ लेगी, तामरा कौन सी मिनिस्ट्री के लिए है, बाकी और जो प्रीवियस में जारी हुए हैं वो कौन सी मिनिस्ट्री के हैं। चलिए आगे चलते सॉरी। एमएसएमई की ये न्यूज़ है। स्कीम्स का नाम याद रखिएगा बस, ये एमएसएमई ने ये स्कीम्स चलाई है अपनी मिनिस्ट्रीज़ के लिए। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम्स, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ प्रोग्राम, और ये सारे हैं। देखिए ये बस मिनिस्ट्रीज के जो ये स्कीम्स चलाते हैं ना, हमें ये जरूर पता होना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री ने चलाए हैं। बाकी स्कीम तो देखिए इनकी आमतौर पे सेम ही होती हैं। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक और। अब देखिए जो ये कल्चर मिनिस्ट्री की जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की 4 स्कीम्स हैं। ये नेशनल मिशन ऑन मोनूमेंट्स एंड एंटिक्विटीज़ और मैन्यूस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरीज साइट मिशन। अब क्या होगा,
अब पता ही है चारों स्कीम्स में सेम ही होगा। मोनूमेंट्स वाली स्कीम में मोनूमेंट्स प्रिजर्व कर रहे होंगे, मैन्यूस्क्रिप्ट में ये प्रिजर्व कर रहे होंगे, लाइब्रेरी में लाइब्रेरी प्रिजर्व कर रहे होंगे। लेकिन पता होना चाहिए, वहाँ पे दो मिनिस्ट्री आ जाएंगी तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है हमारी। कई बार मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ये याद रखना, 4 मिशंस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने चलाए हैं और ये 5 स्कीम्स एमएसएमई की याद रखना। आगे क्या है, गुजरात पहला स्टेट बन गया है जिसने फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है कैश फ्री। मतलब यहाँ पे देखिए, रामविलास पासवान ये मिनिस्टर हैं कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट के, इन्होंने गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्ग्रेचुलेट किया। ये पहले ऐसे स्टेट बन गए हैं जो कैशलेस सिस्टम है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स में। तो ये थोड़ा सा फैक्ट याद रखिएगा। आगे आज की हमारी इन्वायरमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है रोटरडैम कन्वेंशन। रोटरडैम बताइए कहाँ है? हॉलैंड में है ये रोटरडैम। क्या है इस कन्वेंशन में? देखिए, एक कन्वेंशन ये क्या कहती है कि जब आप किसी तरह का हैजार्डस केमिकल सब्सटेंस या फिर पेस्टिसाइड्स भेजो, यानी इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करो, उनके लिए गाइडलाइंस हैं। यानी प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, पहले बताओ, यानी जो भी इंपोर्ट कर रहा है या फिर एक्सपोर्ट कर रहा है तो पहले बताना चाहिए उस पर, ताकि सामान पे हम मान लीजिए किसी दूसरे देश अमेरिका में भेज रहे हैं तो उस पर प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए, ताकि भाई पहले से हम बता दें जो एक्सपोर्ट कर रहा है वहाँ पे, जो इंपोर्ट कर रहा है अमेरिका के अंदर हमसे, कि हम तो देखिए इस तरह का केमिकल्स है, इनको ऐसे हैंडल करना है ताकि किस तरह की वहाँ पे दिक्कत ना आए। ये यूएन ट्रीटी है और मल्टीलेटरल ट्रीटी है। 2004 में ये इफेक्टिव हुई थी और इसमें देखिए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है दोनों की, जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उनकी भी और जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनकी भी, वही सेम बात है ये। ताकि देखिए लेबलिंग वगैरह होती है, एक देश में दूसरे देश में जब ट्रांसफ़र होता है ये जो मटेरियल केमिकल हैजार्डस वेस्ट, तो उसमें पहले से लेबलिंग लगा के भेजते हैं कि ये केमिकल्स इन्वॉल्व हैं, इस तरह से डेंजरस हो सकते हैं और इसको इस तरह से हैंडल करना चाहिए, ताकि पहले से वो जिस देश में वो इंपोर्ट किया जा रहा है और भेजा जा रहा है वो देश पहले से सचेत हो जाए और उसी हिसाब से जो है नॉर्म्स को फॉलो करें। चलिए आज की जो स्कीम क्या है, आज की स्कीम है रूरल अर्बन मिशन। इसमें देखिए रूरल विलेजेस को स्मार्ट विलेजेस बनाते हैं। पहले हमारे पूरा स्कीम आई थी, कलाम साहब ने ये स्कीम चलाई थी, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू द रूरल एरिया। उसी तरह की ये स्कीम है रूरबन मिशन। इस स्कीम को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन भी कहते हैं। क्लस्टर बेस्ड ये अप्रोच है। मान लीजिए काफ़ी सारे गाँव हैं, ये गाँव है मान लीजिए, तो काफ़ी सारे जो गांव फैले हुए हैं, 4-5 गांवों को मिला के एक क्लस्टर बना देंगे इसमें। अब एक क्लस्टर को डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे ताकि उनको शहर ना जाना पड़े। स्टेट गवर्नमेंट्स उन क्लस्टर्स को रिकॉग्नाइज करेगा। जनसंख्या कितनी होगी, एक क्लस्टर की जो जनसंख्या होगी वो 25,000 से लेकर 50,000 के बीच में होगी। और अगर वो कोस्टल एरिया है तो उसकी पॉपुलेशन, कोस्टल या फिर ये मान लीजिए डेजर्ट एरिया, हिली एरिया, ट्राइबल एरिया है, तो उसकी पॉपुलेशन 5,000 से लेकर 15,000 हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए ये क्लस्टर विलेजेस की इसमें स्थापना करेंगे। और ये क्लस्टर विलेजेस में करेंगे क्या, चलो ठीक है आइडेंटिफाई कर लिया। अब इन क्लस्टर विलेजेस को स्मार्ट विलेज बनाएंगे। 14 ऐसे मैंडेटरी कंपोनेंट्स हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट करेंगे, वहाँ पे डिजिटल लिटरेसी लाएंगे, मोबाइल हेल्थ यूनिट, रोड कनेक्टिविटी, ये सब करेंगे। 2019-20 तक ये हमें मिशन कंप्लीट करना है। कौन कौन से 14 कंपोनेंट्स हैं तो सब याद मत रखना, बस देखने के लिए। ये देखिए इंटर विलेज रोड और वर्मी कंपोस्टिंग, एग्रीकल्चर फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, डिजिटल लिटरेसी, ई ग्राम, मोबाइल। और देखिए एक तरह से यही है कि विलेजेस को हमें एम्पावर करना है। अब आज का आर्टिकल क्या है, आज का जो आर्टिकल है वो है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल नंबर 17 है। और 16 तो वही था, 16 हमने डिस्कस कर लिया था, 15 किया था, 16 तो वही है कि किसी से भी धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, सेक्स के आधार पर, इन सब के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। तो वो सारा आर्टिकल था। वैसे मेंस के लिए उस आर्टिकल में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन प्रीलिम के लिए कुछ भी नहीं है। अब है आर्टिकल नंबर 17, ये है अनटचेबिलिटी को रिमूव करने को लेकर। अनटचेबिलिटी एबोलिश कर दी थी कॉन्स्टिट्यूशन में ही। और क्योंकि देखिए आज़ादी से पहले ये काफ़ी जो अनटचेबिलिटी का इशू था, यानी छुआछूत का इशू था, काफ़ी सुर्खियों में रहता था। अंबेडकर ने काफ़ी आरोप लगाए थे गांधी पर कि आपने अच्छा काम नहीं किया, मतलब अनटचेबिलिटी के दृष्टिकोण से आपने ज़्यादा हरिजन्स के लिए किया नहीं है, इस तरह की बातें काफ़ी उठी। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने अनटचेबिलिटी को हटाने का जो प्रावधान था वो संविधान के अंदर ही कर दिया था। बाद में इसको अमल में लाने के लिए हमने काफ़ी सारे कानून पास किए। आपको याद होगा 1955 में हमने पास किया था सिविल राइट्स एक्ट, और
1989 में एक शेड्यूल्ड कास्ट एक्ट भी आया था, और अभी हाल फिलहाल में अमेंड करके एक 2015 में भी आया शेड्यूल्ड कास्ट एट्रोसिटीज़ एक्ट। तो ये सब एक्ट हैं, ये सब एक्ट में वही कुछ है कि आप किसी से भी उनकी जात के आधार पर आप कुछ किसी से भेदभाव नहीं कर सकते, और अगर कोई भी यह प्रीच करता है तो कानून में प्रॉपर सज़ा का प्रावधान है। कोई भी जो है, जो हरिजन वगैरह मतलब जो होते हैं जिन पे अत्याचार किया जाता है या फिर उनको अपशब्द से पुकारा जाता है, तो वो कानून के पास में जाकर तो प्रॉपर एक तरह से पुलिस को डिमांड कर सकते हैं कि किसी भी बंदे, क्योंकि पुलिस को देखिए FIR लॉज करनी पड़ेगी इस चीज़ पर, कानून में साफ साफ लिखा हुआ है। तो अनटचेबिलिटी का एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने 3-4 कानून बनाए हैं, सिविल राइट्स एक्ट, शेड्यूल्ड कास्ट एक्ट और शेड्यूल्ड कास्ट एट्रोसिटीज़ एक्ट, ये सब हैं। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।